नमस्कार। आज का अपना बिंदु अक्षर है। आज की कक्षा में हम अक्षर की परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके भेद आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर शब्द संस्कृत भाषा की क्षर धातु के साथ में ए उपसर्ग का विधान होने से बना है। संस्कृत भाषा में कहा भी गया है न क्षरयति अक्षर, अर्थात जिसका नाश नहीं होता उसे अक्षर कहा जाता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात इस संसार में दो इमो पुरुषौ लोके, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर अक्षर। क्षर और अक्षर। क्षर जो है वो शरीर है और शरीर जो है वो क्या है, नाशवान है। सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। सभी प्राणियों में जो कूटस्थ है अर्थात जीवात्मा है वो क्या है, अक्षर है। और जो अक्षर है वो अविनाशी है और जो अविनाशी है उसका कभी भी नाश नहीं होता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो आत्मा है वो अक्षर है और अक्षर का कभी भी नाश नहीं होता। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि जिसका विभाजन नहीं होता उसे अक्षर कहा जाता है। अर्थात अक्षर वह ध्वनि है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर का स्वरूप। अक्षर का स्वरूप दो रूपों में हम जानते हैं, शीर्ष तथा गवर। शीर्ष किसे कहते हैं? वह ध्वनि जो अधिक मुखर होती है उस ध्वनि को शीर्ष कहा जाता है। मुखर से तात्पर्य स्पष्ट, यानी जो ध्वनि उच्चारण करने में अधिक मुखर होती है, अधिक स्पष्ट होती है, उस ध्वनि को शीर्ष कहा जाता है। और स्वर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो अधिक स्पष्ट होते हैं, अधिक मुखर होते हैं। गवर। जो ध्वनि उच्चारण करने में कम स्पष्ट होती है, कम मुखर होती है, उस ध्वनि को गवर कहा जाता है। और गवर के अंतर्गत सभी व्यंजन हैं वे आते हैं, यानी व्यंजन हैं वो गवर होते हैं, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वर के सहयोग से होता है, इसलिए गवर हैं वो क्या है, कम मुखर होते हैं। गवर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व गवर और पश्च गवर। पूर्व गवर किसे कहा जाता है कि जो ध्वनि शीर्ष के ठीक पहले आती है उस ध्वनि को पूर्व गवर कहा जाता है, और जो ध्वनि शीर्ष के ठीक बाद में आती है उसे पश्च गवर कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में जानते हैं, आज काम, आज का खंडन करते हैं आ ज ए, काम का खंडन करते हैं क आ मैं ए। आज में आ जो स्वर है वो क्या है, शीर्ष है, क्योंकि स्वर हमेशा ही कोई भी शब्द होता है उसके प्रारंभ में आता है। अगर कोई व्यंजन किसी शब्द के प्रारंभ में आता है तो व्यंजन का उच्चारण जब करते हैं तो स्वर उस व्यंजन का है वो अधिक मुखर होता है। तो आ है वो क्या है, शीर्ष हो गया आज में। और नीचे वाला जो काम है, काम का जब उच्चारण करते हैं तो का जो आ है वो अधिक मुखर होता है, तो आ क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया। और जो ध्वनि शीर्ष के ठीक पहले आती है उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, पूर्व गवर कहा जाता है।
और जो ध्वनि शीर्ष के ठीक बाद में आती है, जो ध्वनि शीर्ष के ठीक बाद में आती है, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? पश्चगवर कहा जाता है। तो मैं क्या हो गया? पश्चगवर हो गया, और क क्या हो गया? पूर्वगवर हो गया। इसके बाद में पढ़ते हैं हम अक्षर के भेद। अक्षर को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर। मुक्ताक्षर शब्द मुक्त धन अक्षर दो शब्दों की मेल से बना है। मुक्त से तात्पर्य स्वतंत्र, यानी वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो स्वतंत्र हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मुक्ताक्षर कहा जाता है। जो शीर्ष ध्वनियां होती हैं वो क्या है? मुक्ताक्षर है। और इसमें मुख्य रूप से जो मूल स्वर हैं, स्वरों में जो मूल स्वर हैं, उन्हीं को किस में रखा गया है? मुक्ताक्षर में रखा गया है। उनमें ए, ई, उ तथा री है। वे सारे चारों ध्वनियां हैं मुक्ताक्षर के अंतर्गत आती हैं। बद्धाक्षर जो संधि स्वर हैं, वे सभी और व्यंजन ये सारे के सारे बद्धाक्षर में आते हैं। बद्धाक्षर शब्द बद्ध धन अक्षर दो शब्दों की मेल से बना है। यहाँ ए और ए मिलकर के दीर्घ संधि हुई है। शब्द से स्पष्ट होता है कि जो अक्षर बंधे हुए हैं, अर्थात जिन अक्षरों में एक से अधिक ध्वनियों का संयोग हुआ है, वे सभी क्या है? बद्धाक्षर कहलाते हैं। और संधि स्वर है, उनमें भी एक से अधिक स्वरों का विधान है। और व्यंजन जो ध्वनियां होती हैं वो स्वर के सहयोग से उच्चारित होती हैं, इसलिए वो भी किसके अंतर्गत आती है? बद्धाक्षर के अंतर्गत आती है। तो स्वर को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर दो रूपों में विभाजित करते हैं। प्रारंभिक कक्षा में हम जब पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं वर्णमाला, तो वर्ण जो बताते हैं उन वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो स्वर के रूप में और दूसरा व्यंजन के रूप में। स्वर जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि है? स्वतंत्र ध्वनि है, अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और जो स्वतंत्र होता है वो मुक्त होता है, और वह स्वतंत्र ही क्या है? शीर्ष होता है। तो स्वर स्वतंत्र है, शीर्ष है, और इनका उच्चारण किसी अन्य के सहयोग से नहीं होता। व्यंजन जो ध्वनियां हैं वो क्या है? आश्रित ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? आश्रित ध्वनियां हैं, क्योंकि इनका उच्चारण हमेशा स्वर के सहयोग से ही होता है और स्वर की सहायता से ये ध्वनियां लिखी जाती हैं, और इनका उच्चारण भी स्वर के सहयोग से होता है। इसलिए व्यंजन है वो गवर भी हो गए और आश्रित ध्वनि भी हो गए। तो वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर तथा व्यंजनों के रूप में। पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न। उच्चारण में जो ध्वनि अधिक मुखर होती है उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? उस ध्वनि को शीर्ष ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, उच्चारण करने में जो ध्वनि कम मुखर होती है उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? गवर कहा जाता है। क्या कहते हैं? गवर कहते हैं। गवर के भेद माने गए हैं। तो गवर की जो भेद माने गए हैं, पूर्व गवर और पश्च गवर, दो भेद माने गए हैं। तो गवर के भेद हो गए दो। जो ध्वनि शीर्ष के पहले आती है उसे कहा जाता है। तो शीर्ष के पहले जो ध्वनि आती है उसे कहा जाता है, उसे पूर्व गवर कहा जाता है। जैसे आ, और आ से ठीक पहले क आया तो क क्या हो गया? पूर्व गवर हो गया। प्रश्न नंबर 5, जो ध्वनि शीर्ष के पश्चात यानी बाद में आती है उस ध्वनि को कहा जाता है। तो शीर्ष की जो बाद आती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं? हम पश्च ध्वनि कहते हैं। तो पश्च गवर इसका उत्तर हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पूर्व गवर और प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या हो गया? पश्च गवर हो गया। फिर अक्षर के भेद माने गए हैं। तो अक्षर के भेद जो हमने पढ़े हैं अभी, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर दो भेद हो गए।
निर्देश नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर नहीं है। तो 4 जो विकल्प है उन विकल्पों में हमें पहचान करनी है कि अक्षर की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है। अ, इ, उ और च जो व्यंजन है इसलिए वो अक्षर की श्रेणी में नहीं आता है, तो च इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में है आ, ए, ई, उ, इनमें जो अक्षर है वो आ हो गया, क्योंकि ए तथा ए के संयोग से आ बनता है और आ का खंडन हो रहा है, और जो ध्वनि मूल स्वरों के साथ में प्रयुक्त हो रही है इसलिए ये जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि हो गई, संधि ध्वनि हो गई। संधि ध्वनि का विभाजन होता है इसलिए आ इसका उत्तर हो गया। अधोलिखित में कौन सा अक्षर है, तो 4 विकल्पों में हमें अक्षर की पहचान करनी है। ए, ओ, ई, उ। ए जो है वो संयुक्त स्वर हो गया, ओ भी संयुक्त स्वर हो गया, ई है वो मूल स्वर हो गया, उ है वो दीर्घ स्वर हो गया, और ई जो ध्वनि है वो क्या हो गई, मुक्त अक्षर के रूप में हो गई, स्वतंत्र हो गई और इसका खंडन नहीं होता, इसलिए ए है ना वो किस, ई है वो अक्षर की श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ई हो गया। ए, उ, औ, ई, इनमें अक्षर कौन सा है, तो इनमें जो अक्षर है वो क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां स्पष्ट हुआ कि जो ध्वनियां स्वर हैं उनके साथ में अगर मूल स्वरों को रखा जाता है तो अक्षर की श्रेणी में क्या आएंगे, मूल स्वर आएंगे। अगर मूल स्वरों के साथ में किसी व्यंजन को रखा जाता है तो अक्षर की श्रेणी में क्या नहीं आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। और स्वरों के साथ में अगर 3 या 4 मूल स्वर रखे जाते हैं तो उनमें ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर नहीं है, तो जो संधि स्वर है ना वो अक्षर की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये जो चारों प्रश्न हैं वो व्याख्याता स्कूल शिक्षा और व्याख्याता महाविद्यालय शिक्षा में पूछे हुए हैं, और इन्हीं प्रश्नों से अक्षर की परिभाषा है ना स्पष्ट होती है कि वे ध्वनियां जो विभाजित नहीं होती, जिनका खंड नहीं होता, जिनके टुकड़े नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। कहने का मतलब अक्षर है उसका कभी भी नाश नहीं होता, अर्थात वे सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते उसे क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। तो आज हमने परिचर्चा की अक्षर के बारे में। अगली कक्षा में एक नया बिंदु लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।